हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी सारे एनसीईआरटी में फैक्ट दिए हुए हैं ये पार्ट 2 होने वाला है। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे ऑडियो फॉर्म को ईयरफोन लगा के या फिर कहीं इत्मीनान से बैठ करके अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, 2 से 3 बार सुनिएगा ना तो पूरा कंफर्म याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम आपको किल नहीं करूंगी, ठीक है। अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व इसका अजात शत्रु का काल रहा है, ठीक है। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था, ठीक है। यानी अजात शत्रु का बचपन का नाम क्या था? कुनिक था। अजात शत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। अजात शत्रु ने कौशल और मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, ठीक है। दूसरे युद्ध की बात करें तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग बातें करें तो अजात शत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वशकार, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है वर्षाकार, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो वर्षाकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डाल करके उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इनमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक, वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंतीराज से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी ग्रीवराज यानी कि राजगीर, ठीक है। कहीं कहीं ग्रीवराज लिखेगा, कहीं कहीं राजगीर लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंतीराज को सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी ग्रीवराज यानी कि राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर की इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखा जा सकता है। यह एक धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अकॉर्डिंग अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने जाते थे, ठीक है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों की सुत पिटक विनय पिटक में विभाजित किया जाता है। शिहली अनुश्रुति के अकॉर्डिंग अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन, कहीं कहीं उदयायन लिखा रहता है, कहीं कहीं उदयन लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उदयन ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में, भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व में, दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं उदयन या उदाइन की बातें कर लेती हूँ। कहीं कहीं उदयन या उदाइन लिखेगा। तो 400 इसका जो काल रहता है वो यानी इसका टाइम पीरियड रहता है वो उदाइन के 460 ईसा पूर्व से लेके 445 ईसा पूर्व तक ये इसका शासन रहता है। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना और बौद्ध ग्रंथों में इसे प्रीतिहंता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जैन ग्रंथों में इसे प्रीतिभक्त भी कहा गया है। इसकी माता के नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुम भी कहा जाता है, कुसुमपुर, ठीक है। तो पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर नामक नगर को बसाया। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर उदयन की हत्या कर दिया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें तो बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग उदयन के 3 पुत्र हुए। वो कौन कौन से हैं? अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो कि अत्यंत विलासी निर्बल था। शासन
तंत्र में स्थिरता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला और इसके कारण विद्रोह कर उसे सेनापति शिशुनाग राजा बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार हर्यक वंश का अंत शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में होता है। अब हम लोग शिशुनाग के बारे में बातें करते हैं। शिशुनाग वंश इसके बाद आता है उदयन के बाद। तो शिशुनाग वंश का काल कब तक से कब तक चलता है, यानी कि इसका शासन कब से कब तक रहता है। तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व तक रहता है। हर्यक वंश के बाद 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश के शासन किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को पद से हटा करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। मगध की सीमा अधिकतर विस्तार सर्वश्रेष्ठता से फैला हुआ था। कहाँ कहाँ तक? अवंती के राज पर विजय थी। वत्स कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक या फिर काकवर्ण भी था। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी तो काला अशोक रहेगा तो भी कोई बात नहीं, या फिर काकवर्ण रहेगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जिसके अपने अल्प शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, वानभट्ट रचयिता हर्ष चरित के अकॉर्डिंग काला अशोक राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नंद के चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, महाबोधि वंश के अकॉर्डिंग कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, ये शिशुनाग वंश इसके बाद समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश की बातें करें तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। ठीक है, महापदम नंद। पुराणों में महापदम नंद को सर्व छत्रांतक सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता है। मतलब सर्व छत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता है। एकराट जैसी इसको उपाधि मिलता है नंदवंश को। ठीक है, यानी कि नंदवंश के संस्थापक महापनंद को एकराट जैसी उपाधि को विभूषित किया जाता है। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। किसको कहा गया है? महापदम नंद को कहा गया उग्रसेन। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कि अकुलीन यानी कि नाई था और उसने गंगा के मैदानों को लांघ कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज सीमाओं की विजय पताका लहराई। ठीक है, मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, यानी कि संभवतः जो था ये मगध जो है ये भारत में पूरे भारत के लगभग एरिया में मतलब मगध साम्राज्य जो था विस्तार था इसका, और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट इसे कहा गया है। नंदवंश के संस्थापक महापदम नंद को। महापदम नंद का प्रमुख अभियान इसमें कौन कौन सा था? कलिंग विजय था, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख महापदम नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख भी मिलता है। महापदम नंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। प्राय सभी ग्रंथों उसे नाई जाति का बताया गया था, सभी ग्रंथ में। ठीक है, नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया था। नंद वंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे और सक्टार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 335 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। यानी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 335 ईसा पूर्व में। इसके बाद अब मौर्य काल स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मौर्य काल को इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मौर्य काल से जितने भी सारे इसके फैक्ट हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, मतलब एनसीईआरटी का जितने भी फैक्ट कलेक्ट हो सकते हैं राम शरण शर्मा जी के बुक से, बहुत ही अच्छा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट एक ही में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कंपाइलेशन ऑडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम को ज्यादा किल नहीं करते हैं। मौर्य वंश की बातें करें तो प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किया,
इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, आज का बिहार, बंगाल से शुरू हुआ। अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और पटना शहर स्थित कुम्हार थी। ठीक है, मौर्य राजवंश की जानकारी, मौर्य राजवंश की जानकारी की बातें करें तो इसका स्रोत कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज की इंडिका जैसे पुस्तकों में, और जस्टिन जो है यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत, सम्राट अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख में मिलते हैं। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो कि संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिम उत्तर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे कुछ एरिया में फैला हुआ था, लगभग मतलब अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, पुराणों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनको इस पुराणों में इनको चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि मौर्य कुल का क्षेत्रीय माने जाते हैं, यानी क्षेत्रीय कुल के माने जाते हैं जो मौर्य साम्राज्य के थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये भी लिखा रहता है। मुद्रा राक्षस के समालोचक घुंडी राज के अकॉर्डिंग मूरा जो थी, यानी कि अक्सर कहा जाता है कि मूरा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि मूरा जो है नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या फिर दादी थी, ऐसा लिखा रहता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर थे मौर्य नगर के वो प्रमुख थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें करें तो इनका काल कब से कब तक चलता है, तो 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद सिकंदर के द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिम उत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। संधि के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया, जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने के साथ एरिया उसको, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हेलेना से होता है तो इनके फादर जो थे सेल्यूकस, ये हेरात, ठीक है, आराकोशिया, कन्हार, जेड्रोसिया, ये बलूचिस्तान के मकरान और पेरोपेनिस डाई ये काबुल में है। ये जितने भी सारे प्रांतों के मैंने नाम बताइए, हेरात, अराकोशिया, कन्हार या फिर जेड्रोसिया, बलूचिस्तान ये मकरान में है। पेरोपेनिस डाई ये काबुल में है। ठीक है, ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य को शादी में दहेज के रूप में मिलता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त में मुक्त कराने का कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारतीय समाज नगरीय संरचना का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों जैसी कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभास, ये सारे आपको इसमें मिलेंगे, राइट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेनरोकर्स के रूप में और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एनरोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त के काल में हिंदू कुश पर्वत भारत के वैज्ञानिक सीमा थी। ठीक है, इसे यूनानी लेखक ने इंडिका काकेशक भी कहा है। यानी कि ये सारे आपको एनसीईआरटी के फैक्ट है, अच्छे से सुनिएगा, ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राजव्यवस्था प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना, भारतीय राजव्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ये मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया गया। गिरनार की बातें करें तो गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अकॉर्डिंग इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक और विजय प्राप्त किया। यानी कि दक्षिण एरिया की बातें करें तो दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर कर्नाटक तक की विजय, यानी उत्तरी कर्नाटक तक, यहाँ तक ही अपने शासन किए। ठीक है, यहाँ तक इनके अंडर में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में क्या क्या था तो काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य से लेकर के कश्मीर तक भूभाग सब शामिल था। अच्छा, कुछ हम लोग फैक्ट और देख लेते हैं। मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित कुछ जातियां हैं वो क्या क्या है, जैसे कि ब्राह्मण, दार्शनिक है। फिर इसके बाद इन्होंने वर्णित किया है कृषक वर्ग को, ग्वाले या खेटक को, व्यापारी, श्रमजीवी, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, सैनिक, इन सभी के बारे में इन्होंने लिखा। निरीक्षण, गुप्तचर, मंत्री, परामर्शदाता, सभासद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत किया है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य सैन्य मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में, ठीक है, कर्नाटक चले गए और 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपने शरीर त्याग दिए। और इसे क्या कहा जाता है, जैन ग्रंथों में संलेखना विधि, यानी कि जो भूख और प्यास के अकॉर्डिंग अपने शरीर को त्याग दिया जाता है, मृत्यु के समक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे संलेखना कहते हैं जैन ग्रंथों में। तो ये रहा आपको मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट है ये मैंने आपको करा दी है। अब मैं बातें करती हूँ ये आपको बिंदुसार से रिलेटेड। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन काल आता है। बिंदुसार जो होते हैं इनके पुत्र होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और पुत्र भी थे, उत्तराधिकारी भी थे, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदुसार को अन्य किस नामों से जाना जाता है, या फिर ये पूछेगा कि कौन से पुराण में ये इनको भद्रसार कहा जाता है, तो वायु पुराण में। ठीक है, और साहित्यों में इनको सिंहसेन कहा गया है। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस, यानी कि अमित्रोचेटस ये संस्कृत वर्ड है, इसको अमित्र घात कहा गया है। ठीक है, यानी किसको कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है। यानी कुछ यूनानी लेखक है उनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि अमित्रोचेटस यानी अमित्र घात। ठीक है, यानी कि अमित्र घात है। ठीक है, मित्रों से मित्र घात करते हैं। ठीक है, जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था, जबकि दिव्य विधान के अकॉर्डिंग वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमाइकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था, एंटियोकस ने डायमाइकस नामक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, एथेनियस के अकॉर्डिंग बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, 3 चीजों इन्होंने मंगाया है। ठीक है, बिंदुसार ने क्या क्या चीज मंगाया, एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक, ठीक है, भेजने की प्रार्थना की थी। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड थे। इनके काल में डायनोसियस नामक राजदूत
मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। दिव्या वेदान के अकॉर्डिंग अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। पहली बार अशोक गया था, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ठीक है, मंत्री परिषद था जिसका हेड होता था, यानी प्रधान बोलते हैं, खल्लाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्ष तक राज किया और 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार से प्राप्त कुछ उपाधि है। यूनानियों लेखकों में इनको क्या क्या उपाधि मिला है, तो अमित्रोचेटस मतलब कि अमित्रघात की उपाधि इनको मिला है। किसके द्वारा? यूनानी लेखक के द्वारा। संस्कृत ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। वायु पुराण में इनको मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन, यानी कि ये इनकी उपाधियां हैं। 4 इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग चाणक्य के बारे में बातें कर लेते हैं। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे। ये चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और इन्हें एक विद्वान राजनीतिक भी कहा जाता है। राइट, तो कुछ फैक्ट हैं जो हम लोग देखते हैं। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। ठीक है, यानी कि चाणक्य जो थे ये तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक आचार्य थे, यानी ग्रेजुएशन के आचार्य भी थे ये। ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए। ठीक है, चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजर गया था। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्णन को लेकर के उसे अपमानित किया, जिसे क्रोध में आकर के उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा दी। ठीक है, यानी कि जब चाणक्य मगध के जो राजा थे घनानन, उसके द्वारा इन्हें काफी मतलब इंसल्ट किया जाता है, तो उसी समय ये प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, और राजा नंद के धूर विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का विनाश किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब विलास मगध साम्राज्य वाले भारत एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित के पद से आसीन हुए थे। ठीक है, जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी में आपको फैक्ट दिए हुए, यानी कि वहां से हम लोग फैक्ट कलेक्ट किए हुए। राइट, अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनके रचित अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राजा शासन का प्राचीनतम विकिपीडिया भी है। मूल ग्रंथ यानी कि अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और अध्याय की बात करें तो यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में है, या फिर अध्याय कह सकते हैं। 180 प्रकरण है। इस ग्रंथों में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों के द्वारा कुछ अंश जोड़े गए हैं, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था? कौटिल्य चाणक्य ने इस सिद्धांत में राज के 7 अंगों का वर्णन किया। ठीक है, कौटिल्य ने राज के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। कौटिल्य का मानना था कि जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, उसके सारे अंग मिलकर शरीर को उपयोगी और काम के योग बनाते हैं, उसी तरह राज के कुछ मूलभूत अंग सिद्धांत है जो संचालन और उसकी रक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या कहता है? राजा या स्वामी। कौटिल्य कहते हैं कि राजा या स्वामी, यानी कौटिल्य ने राजा को राज का केंद्र व अभिन्न अंग माना है।
ठीक है। उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष यानी सर्वोपरि से की है। उसका मानना है कि राजा को दूरदर्शी यानी आत्म संयमी, कुलीन, स्वस्थ बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। राजा को कल्याणकारी, जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है, क्योंकि उसकी अकॉर्डिंग राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा को सर्वोपरि होने का बावजूद भी उसने निरंकुश शक्तियां नहीं देना चाहिए। ठीक है। अमात्य या मंत्री यानी कि कुल कौटिल्य के अकॉर्डिंग सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग का मतलब होता है 7 सिद्धांत। ठीक है। तो एक सिद्धांत मैंने बता दी राजा या स्वामी का। सेकंड पे हम लोग आते हैं अमात्य या मंत्री। ठीक है। अमात्य भी कहते हैं, कहीं कहीं मंत्री भी लिखा रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से की है। उसके अकॉर्डिंग अमात्य राजा का एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके, राजा के कार्यों में उसके सहयोगी की भूमिका निभा सके। अब हम लोग तीसरा सप्तांग की बातें करें। तीसरा इसमें सप्तांग में आ जाएगा जनपद। जनपद कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, यानी कि जनसंख्या और भूभाग दोनों की जनपद माना है। कौटिल्य ने 10 गांवों के समूह यानी संग्रहण, 200 गांवों के समूह के बीच सर्वात्रिक, 400 गांवों के समूह के बीच द्रोणमुख और 800 गांवों में एक स्थानिक अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। ठीक है। दुर्ग की बातें करें, चौथा नंबर पे आता है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों मतलब आर्म बोल सकते हैं। ठीक है। हैंड बोल सकते हैं यानी भुजा। ठीक है। यानी कि उसकी हाथ। ठीक है। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है। औदिक दुर्ग में जिसके चारों ओर पानी हो। पार्वत दुर्ग में जिसके चारों ओर चट्टान हो। धानवन दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों ओर ऊषर भूमि हो। और वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन और जंगल हो। ठीक है। अब हम लोग 5वें के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। कोष, 5वें नंबर पे कोष आता है। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। उन्होंने कोष को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना है क्योंकि कोष से ही कोई राज वृद्धि करता है। शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपने सेना का भरण पोषण किया जा सकता है। उसने कोष में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया है। ठीक है। प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग, पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करनी चाहिए। ठीक है। फिर हम लोग 6 नंबर की बातें करें यानी 6ठे नंबर की, यानी कौटिल्य का सप्तांग ये 6ठा नंबर है। दंड या सेना क्या है? कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताया है: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। एक बार और सुन लीजिए: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। इसके अकॉर्डिंग सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाही हो, जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो, वीर गति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो। इन सब चीजों के बारे में बात कही गई। लास्ट है आपका 7वां, यानी कि मित्र के बारे में कहा गया है। मित्र 7वां सप्तांग मित्र है। मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है, मतलब ईयर। इसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए विपत्ति के समय सहायता के लिए राज को मित्रों की आवश्यकता होती है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत की बातें करें तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य का मंडल देशों का समूह सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि इस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्यों को पड़ोसी देश राज उसके मित्र शत्रु हो। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो राज्यों की जीतने का इच्छुक हो और विजिगिसु हो, मतलब जीतने के लिए उस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शक्तिशाली राज, यानी कि प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राज युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। राज कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों से समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अकॉर्डिंग युद्ध विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राज्यों को अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनके निर्बल राज। ठीक है। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें
समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचते हुए एकजुट मंडल बनाना चाहिए। विजिगीसु का मतलब होता है विजिगीसु के मार्ग में आने वाले सबसे पहले राज्य। अरि का मतलब होता है शत्रु, शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है, वह विजिगीसु का मित्र होता है। कौटिल्य ने मगध व उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया है, जो कि सामर्थ्य होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, कौटिल्य के 12 मंडल सिद्धांत है। कौन कौन सा है 12 मंडल सिद्धांत? विजिगीसु, अरि मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र, मित्र, पार्सिन ग्राह, आक्रंद, पार्सिन ग्राह सार, फिर इसके बाद है आक्रंद सार, मध्यम तथा उदासीन देश। ठीक है, इसके बाद आता है गाइज अशोक। तो हम लोग अशोक के बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। अशोक के बारे में भी आज ही हम लोग जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत, यानी कि अशोक का सबसे पहले काल देख लेते हैं, 272 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सॉरी 272 ईसा पूर्व से लेके 225 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर के दक्षिण की बातें करें तो मैसूर तक। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार अधिकांश भूभाग पर था। ठीक है, यह विशाल साम्राज्य उस समय तक के आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान शक्तिशाली सम्राट राजा की परिपंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान रहा है। भारत में सिर्फ अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सम्राटों का सम्राट, यानी कि अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासक था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है। ठीक है, सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक से संदर्भित की गई है। कई सारे स्तूप भी हैं। स्तूप, स्तंभ, शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत के सिरमौर है। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और लगभग 4 वर्षों तक 272 ईसा पूर्व से लेके 268 ईसा पूर्व तक चला। 268 ईसा पूर्व में अशोक जो था वो सम्राट बना, जो बाद में मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध होता है। ठीक है, अशोक के राजा बनने में बिंदुसार की एक मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि उत्तराधिकारी संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अशोक के छठे स्तंभ लेख की बातें करें तो यह स्पष्ट होता है कि धर्मलेख राज्याभिषेक 12 वर्षों के पश्चात उत्कीर्ण करवाने की शुरू किए थे। ठीक है, जैन अनुश्रुति के अकॉर्डिंग बातें करें तो अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया, जबकि महाबोधि वंश इतिहासकार तारानाथ के अकॉर्डिंग बातें करें तो सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त की थी। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, मतलब गवर्नर था उस समय। अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या राजा का उपाधियों से सम्मानित किया गया। मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों की बातें करें तो मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, भाबरू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया है। दिव्या विधान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो कि चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ठीक है, सिंहली अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्या विधान की बातें करें तो दिव्या विधान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता, यानी कि दिव्या विधान में अशोक की पत्नी का नाम जो है तिस्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम
कारुवाकी है, जो कि तीवर की माता थी। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और आंतरिक अशांति से निपटने के बाद भी 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अकॉर्डिंग कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर के निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। कलिंग युद्ध में अशोक ने हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अपने राजकाज को भी लगा दिया। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अकॉर्डिंग अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगली पुत्तिशस, ठीक है, इसके प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गया था। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो मोगली पुत्तिशस के प्रभाव से बौद्ध बना था। ठीक है, दिव्य विधान के अकॉर्डिंग अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल में 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान स्थलीय बोध गया की यात्रा की और बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध वर्जासन यानी कि बुद्ध का मुद्राशासन। ठीक है, मुद्रासन, बौद्ध वर्जासन का मतलब होता है बुद्ध का मुद्रासन की स्थापना कर एक चैत्य यानी कि बौद्ध मंदिर का निर्माण कराता है, यानी कि बौद्ध मंदिर का निर्माण करा करके परवर्ती शुंग शासकों ने वर्जासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया और इसी के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के अकॉर्डिंग नौरत्न अमर सिंह के यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जाता है। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, उसके बाद लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्ति घोषित किया। अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद। ठीक है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह है महाराहुलवाद शुद्ध से ली गई है। ठीक है, यानी कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो कहाँ से लिया गया है, महाराहुलोवाद शुद्ध से लिया गया है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिशस ने की है। इसी में अभिधम्म पिटक की रचना और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए थे जिनके अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, ये सारे कुछ आपको फैक्ट है जो याद रखने हैं। कल्हन के राज तरंगनी के अकॉर्डिंग अशोक ने कश्मीर में विस्ता यानी कि वितिस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नाम के शहर की स्थापना किया। ठीक है, अभिलेख के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली है। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में मिलती है। मौर्य काल में काशी, बंग, इसके बाद पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में करशापन चांदी तांबा का, यानी कि मौर्य काल में करशापन जो था वो चांदी एवं तांबे का, स्वर्ण सोना का माशक या फिर भाषक, काकनी तांबे का सिक्का प्रचलित था। ठीक है, पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल के उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद यानी कि महल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के द्वारा हम लोग धर्म प्रचार से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। धर्म यात्रा का प्रारंभ राजकीय पदाधिकारी की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्म उपदेश का व्यवस्था। फिर इसके बाद 6ठे नंबर में आ जाएगा लोकाचरिता के कार्य। इसके बाद धर्म लिपिया का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार भेजना, ये सारे कुछ इसके बारे में है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्रा पर पाबंदी लगा दी। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि की स्तूप की मरम्मत करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक युक्त नामक पदाधिकारियों का जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने का अभिषेक
के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार के लिए पदाधिकारी का एक नया वर्ग बनाया जिसमें धम्मम महामात्रा कहा गया। धम्मम महामात्रा कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता स्थापित करना। धम्मम को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव पशु जाति के कल्याण के लिए पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा। ठीक है, राज्य और विदेशी राज्यों में भी मानव पशु के लिए भी अलग चिकित्सा की व्यवस्था किया। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया है जहां दूत भेजे गए थे। ठीक है, अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म के प्रचारक, उसमें धर्म प्रचारक कौन थे, कहां कहां भेजा गया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। धर्म प्रचारक यानी कि मजंतिक जो था ये कश्मीर गंधार में है। मझिम हिमालय में है। शोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि है। रक्षित उत्तरी किनारा है। धर्म रक्षित पश्चिमी भारत है। महारक्षित यवन राष्ट्र है। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में है। महादेव मैसूर में है। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका में। यानी कि इन स्थानों पे प्रचार के लिए भेजा गया था। जैसे मझंती को कहाँ भेजा गया था, कश्मीर गंधार में भेजा गया था। मजिम को हिमालय भेजा गया था। सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि में भेजा गया था। रक्षित को उत्तरी कन्नड़ा में भेजा गया था। धर्म रक्षित को पश्चिम भारत में भेजा गया था। महारक्षित को यवन राष्ट्र में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया था। महादेव को मैसूर में भेजा गया था और महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। एशिया के कई देश भी अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी यानी धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के वे बौद्ध बने। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। वो पहले बौद्ध बनते हैं। इसके बाद सिर्फ 2 दिन के बाद 15 से 16 अक्टूबर 1956 में अपने 10 लाखों से अधिक हिंदू दलित समर्थक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि किया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक धर्मांतरण माना जाता है। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में नागपुर में मनाया गया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनकी पत्नी उस दिन से बौद्ध धर्म अपना लिए। इसके बाद से 15 से 16 अक्टूबर 1956 से ही करीब करीब 10 लाख से भी ज्यादा दलित हिंदू समर्थक को बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कराया गया। ये आपके कुछ फैक्ट हैं और सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण माना जाता है। अशोक के बाद बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार देने वाला डॉक्टर अंबेडकर दूसरे व्यक्ति हैं। अशोक के अभिलेख की बातें करें तो अशोक के शिलालेख आधुनिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जगह जगह मिले हैं। ये सभी शिलालेख ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि अभिलेख मिले हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली लिपि के रूप में ब्राह्मणी को अपनाया है। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, यानी उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययनों को एपिग्राफी कहते हैं। अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख में पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो कि बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। ठीक है, सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं यानी राजाज्ञा शासनादेश जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा गया। अशोक के स्तंभ शिलालेख, लघु दीर्घ स्तंभ लेख, ब्राह्मणी लिपि उत्कीर्ण है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की है, जबकि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थायलर ने दिल्ली के
अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा लंबा 13वां अभिलेख को माना जाता है, जो ओडिशा के धौली में है। ठीक है, सबसे छोटी रुमनदेही लुम्बिनी में है। ठीक है, कुछ और हम लोग फैक्ट इसमें देख लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेख और उनमें वर्णित विषय। ठीक है, अशोक के प्रथम अभिलेख में, स्तंभ लेख में क्या क्या है? अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा, समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया। दूसरा अभिलेख की बातें करें तो समाज कल्याण हेतु कार्य करना, यानी कि मनुष्य पशुओं के लिए चिकित्सक की व्यवस्था, पड़ोसी राज चोल पांडे सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरा अभिलेख की बातें करें तो इसमें राजकीय अधिकारियों, रज्जुक प्रादेशिकों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के दौरान दौरा पर जाए। हर 5वें वर्ष में वो दौरा पर जाए। ब्राह्मणों और मित्रों श्रमणों से सदा उदारतापूर्ण व्यवहार करें, यानी कि पोलाइट रहे। ठीक है, चौथा के अभिलेख की बातें करें, भेरी घोष यानी युद्ध की जगह धम्म घोष शांति की घोषणा की गई है। ठीक है, पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया। 5वां में बात करें तो शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रा नामक अधिकारी की नियुक्ति की रचना की गई है। 6ठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया है। 7वां में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। 8वां अभिलेख में अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं को उल्लेख अशोक के बोध गया की यात्रा की है। 9वां में सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। धम्म में सभी दासों नौकरों के प्रति दया भाव रखना। 10वां अभिलेख में इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। धर्म कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां अभिलेख इसमें धर्म के वरदान का सर्वोत्कृष्ट धर्म की व्याख्या किया गया। 12वां में सभी प्रकार के विचार का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच में समन्वय और महिला महामात्राओं की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 13वां अभिलेख ये सबसे बड़ा कहा गया है। इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। युद्ध में 1 लाख लोगों की मरने एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया। 14वां अभिलेख में बातें करें, प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसमें अपने प्रजा के प्रति प्रीतवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया। अशोक के गुहा एवं स्तंभ लेख। ठीक है, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित है, यानी अशोक के गुहा स्तंभ लेख जो है दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफा की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मणी है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानशेहरा की लिपि ब्राह्मणी में न होकर के ये खरोष्टी में, यह लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। भग्न अभिलेख और कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक द्विभाषिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए। इन स्थानों के नाम है दिल्ली की टोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से लाया गया था। अशोक के 7 अभिलेख इसमें उत्कीर्ण हैं। दिल्ली से फिर मेरठ लाया गया। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया आर्यराज एवं लौरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। इस पर बैल की आकृतियां हैं। ठीक है, कुछ हम लोग अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में बात कर लेते हैं। टोपरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, लघु स्तंभ लेख है। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज जो है लघु स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश में। लौरिया आर्यराज बिहार के चंपारण में रखा गया। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में रखा गया। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में मिलेगा। कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बसहा लघु शिलालेख या शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है, जो कि स्थानीय लोगों में मठ मुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बातें करें तो इसकी खोज 2009 में किया गया था। ठीक है, किसकी खोज? बसहा लघु शिलालेख। ठीक है,
जो कि कैमूर के चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात गुजारी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट हैं। अशोक के परवर्ती शासक की बातें करें तो मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्य विधान के अकॉर्डिंग 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बांटा गया है। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। ठीक है, 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रियाई यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज कायम रहा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की अंतिम सम्राट वीरदत्त था। 185 ईसा पूर्व में वीरदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना होता है। तो दिव्य विधान के अकॉर्डिंग अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो दशरथ है, संप्रति है, शालीशुक है, देववर्मन है, शतधनुष है, वीरदत्त है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। राइट, बराबर एवं नागार्जुन की गुफाएं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी में बराबर पहाड़ी की एकाश्मक चट्टानों को कटवाकर दोनों में शैलकृति गुफा का निर्माण कराया था। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। सबसे पुरानी गुफा इसमें ज्यादातर अगर देखें तो इसका संबंध मौर्य काल से है, जो कि 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व से है। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। गुफा बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर यानी कि मील में बातें करें तो 16 मील दूर वर्तमान में जहानाबाद जिला में स्थित है। मौर्य काल की ये गुफाएं जहानाबाद जिला में स्थित है। बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुन में 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की गुफा में 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागार्जुन पहाड़ी की गुफा को ही नागार्जुन गुफाएं कहा जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष अशोक 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जन संप्रदाय को भी पनपने का अवसर दिया। ठीक है, इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय ने सन्यासी के द्वारा किया जाता था। इस संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल द्वारा किया गया था। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी बनाई गई थी। ठीक है, बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है, जो कर्ण चौपर है, लोमस ऋषि है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी है। सुदामा और लोमस ऋषि गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। इन्हें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद है। इसके बाद की सदियों में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य के रूप में प्रतिबंधित होता है, जैसे अजंता और कार्ले की गुफाएं। लोमा ऋषि गुफा के बाद इसके बारे में बात करें तो मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफा एकाश्मक चट्टानों को काटकर और तराश कर बनाई गई है। ठीक है, और इसके द्वारा यानी द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति के स्तूप के स्वरूपों की घुमावदार दरवाजे की ढांचों के साथ आगे बढ़ती है। गुफा के प्रवेश के द्वारा 2 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासकों यानी कि शार्दुल वर्मन और उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख है। दूसरे ब्राह्मणी अभिलेख इस जगहों को गोरथागिरी का नाम से उल्लेख किया गया है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षु को समर्पित की गई है। इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराब में मतलब कि सुदामा गुफा की बातें करें तो 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट के द्वारा बौद्ध भिक्षु को समर्पित किया गया है और ये एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बनाया गया है। कर्ण चौपर गुफा की बात करिए तो यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ
एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बनाया गया जिसमें शिलालेख मौजूद है। 245 ईसा पूर्व में कुछ इतिहासकार इसमें महाभारतकालीन भी माने गए। ठीक है, विश्व झोपड़ी गुफा की बात करें तो इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद है जो कि चट्टाने को काटकर बनाया गया है। आजीविकों को समर्पित किया गया है। गुफा में अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं और अपने शासक के 12वें वर्ष इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, नागार्जुनी गुफा की बातें करें तो नागार्जुनी गुफाएं नागार्जुन के आसपास की गुफाएं यानी कि बराबर गुफाओं से छोटी और नई, ये 3 गुफाएं का प्रकार है। जैसे गोपिका गुफा, ठीक है, गोपिका गुफा, व्यापिका गुफा और वेदाथिक गुफा। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गोपिका गुफा या नागार्जुन पहाड़ी के 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अकॉर्डिंग लगभग 232 ईसा पूर्व में दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। गुफा की छत में मेहराबदार है। ठीक है, व्यापिका गुफा की बातें करें तो यह भी अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा ही निर्मित किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। ठीक है, वेदांतिक गुफा की बातें करें तो ये व्यापिका गुफा के निकट पश्चिम में है। ठीक है, यह भी आजीवक संप्रदाय के अकॉर्डिंग अनुयायियों को समर्पित किया गया। मौर्यकालीन प्रशासक की बातें करें तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा का भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सिरदक केंद्रीकरण, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ, राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के तहत 7 अंग निर्दिष्ट किए। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। केंद्रीय प्रशासन की बातें करें तो अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर महामात्य की संख्या दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्र मंत्री पुरोहित थे। सैन्य व्यवस्था की बातें करें तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त किया गया है, यानी विभाजित किया गया। सैन्य के द्वारा निर्देशित प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना, ये सारे थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों को भी व्यवस्थापक होता था। ठीक है, मौर्य की राजधानी की बातें करें तो प्राच जो थी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान में बिहार है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, जो अभी ये तक्षशिला का है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी का है, आंध्र प्रदेश में। अवंती राष्ट्र जो है ये इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कलिंग की बात करें तो कलिंग की राजधानी तोशली, यानी अभी वर्तमान की बातें करें तो ये आपको उड़ीसा में है। ठीक है, तो कुछ आपको फैक्ट याद करने हैं जो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको याद करना है। कहीं थोड़ी सी टाइम और लगेगा, आप कहिएगा तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित थी। ठीक है, प्रांतीय शासक की बातें करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधित्व संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी और प्रांतों यानी कि चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। कुमार मात्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य के केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार विषय से विभक्ता। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी। ठीक है, आहार जो था ये विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप की बातें करें तो गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था।
कुछ हम लोग देख लेते हैं। नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसमें रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई, यानी एग्रोनोमोई का मतलब होता है जिला अधिकारी, एंटीनोमोई का मतलब होता है नगर आयुक्त, सैन्य अधिकारी, ठीक है। इसके बारे में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की समिति की बात करें तो प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति जो था विदेशों की देखरेख करता था। तृतीय समिति की बात करें तो जनगणना करता था। चतुर्थ समिति की बात करें तो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था। पंचम समिति की बात करें तो विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करता था। पंचम समिति यानी कि छठा समिति की बात करें तो बिक्री कर व्यवस्था करता था।